शांतिपुर गांव का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा और पुराना था। वहां दिन भर में केवल 2 या 3 पैसेंजर ट्रेनें ही रुका करती थीं। उसी स्टेशन के किनारे रामचरण अपना पूरी सब्जी का ठेला लगाया करता था। रामचरण पिछले कई सालों से वहां पूरी सब्जी बेच रहा था। एक सुबह जब रामचरण अपनी कढ़ाई में तेल गरम कर रहा था, तभी पास ही चाय की टपरी लगाने वाला भैरू वहां आ पहुंचा। और रामचरण भाई, आज तो बहुत जल्दी भट्टी सुलगा ली तुमने। अभी तो पहली सवारी गाड़ी आने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या करूं भैरो, आज आलू उबालने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया था और फिर धीमी आंच पर सब्जी पकेगी तभी तो स्वाद आएगा। जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। अरे भाई, तुम भी बिल्कुल ही भोले हो। 2 रुपए की पूरी सब्जी में तुम इतना मसाला और इतनी मेहनत लगाते हो। थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया करो सब्जी में, कम से कम तुम्हारी जेब में कुछ मुनाफा तो आएगा। कैसी बातें करते हो भैरो। जो भी मुसाफिर यहाँ आता है वो सफर से थका हारा होता है। अगर उसे 2 निवाले अच्छा और सच्चा खाना मिल जाए तो वो दुआ देकर जाता है, और मुझे वो दुआ उस मुनाफे से कहीं ज्यादा प्यारी लगती है। दुआओं से पेट नहीं भरता मेरे भाई। कल को जब तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब क्या ये दुआएं तुम्हें रोटी देंगी? जमाना बहुत खराब आ गया है। थोड़ा अपने बुढ़ापे के बारे में भी सोचा करो। ईश्वर ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो मुझे मिलेंगी ही। मैं गरीब जरूर हूँ भैरो, लेकिन किसी के हक का पैसा या बेईमानी का मुनाफा मुझे नहीं चाहिए। बस भगवान मेरी इज्जत बनाए रखे, यही मेरे लिए बहुत है। तभी स्टेशन मास्टर बाबूलाल वहां से गुजर रहा था। तभी उनकी नजर रामचरण के ठेले से उठते धुएं पर पड़ी। अरे रामचरण, ये क्या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तुमने इतना धुआं कर रखा है? अगले हफ्ते बड़े साहब का दौरा होने वाला है। अगर तुम्हारी ये गंदा ठेला यहाँ दिखा तो मेरा भी काम जाएगा और तुम्हारा भी। मालिक, आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। धुआं तो बस भट्टी सुलगने के समय होता है। मैं अभी इसे खिसकाकर बिल्कुल किनारे कर लेता हूँ। किनारे विनारे नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, आज दोपहर को मुझे 4 प्लेट पूरी सब्जी मेरे दफ्तर में भिजवा देना। गांव से कोई खास मेहमान आ रहे हैं। जी बाबूजी, बिल्कुल भिजवा दूंगा, एकदम गरम गरम। देखा, मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए स्टेशन मास्टर साहब, और तुम हो कि इनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हो। छोड़ो भी भैरों, उनसे बैर लेकर मैं यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाऊंगा। परसों ही सेठ गिरधारी लाल भी पैसे मांगने आया था। पत्नी के इलाज में लिया कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। धीरे धीरे चुका रहा हूँ, बस इसी ठेले के भरोसे। सेठ गिरधारी बहुत खतरनाक आदमी है रामचरण, उससे बचकर रहना। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत है, मैं उससे तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैरों। तुम्हारे जैसे दोस्त के रहते मुझे क्या डर। चलो, अब मेरी कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है, मैं पूरियां निकालता हूँ। रामचरण की पूरी सब्जी की सौंधी महक पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल रही थी। कुछ मजदूर और गांव के किसान उसके ठेले के पास खड़े होकर पत्तलों में पूरी सब्जी खा रहे थे। रामचरण बड़ी फुर्ती से उन्हें गरम गरम पूरियां परोस रहा था। तभी वहां गांव का सबसे अमीर और लालची व्यापारी सेठ गिरधारी लाल अपने एक मुनीम के साथ आ पहुंचा। वाह रे रामचरण, यहाँ तेरी कमाई तो जोरों पर चल रही है। पूरा स्टेशन तेरे ठेले की महक से गूंज रहा है, और जब मैं अपने पैसे मांगने आता हूँ तो तू रोना रोने लगता है कि बोहनी नहीं हुई। अरे सेठ जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। पहले आप कुछ खा लीजिए, गरम पूरियां तैयार हैं। चुप रह, मुझे तेरी ये सड़क छाप पूरियां नहीं खानी। मैं यहाँ अपना बकाया ब्याज मांगने आया हूँ। इस महीने की 1 तारीख को तूने पैसे नहीं दिए। क्या सोचा था मैं भूल जाऊंगा? नहीं सेठ जी, मैं भला आपका कर्ज कैसे भूल सकता हूँ। बस पिछले हफ्ते भारी बारिश की वजह से मेरी कमाई बिल्कुल नहीं हो पाई। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं खुद आपके घर आकर पैसे दे जाऊंगा। मोहलत? मेरी कोई धर्मशाला है क्या जो हर बार मोहलत दे दूं? अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं पहुंचे तो मैं तेरा ये ठेला उठवा लूंगा। फिर देखता हूं तू कहां बैठकर पूरियां तलकर बेचता है। सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं और इस गरीब पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। रामचरण ने आज तक कभी किसी का 1 पैसा नहीं मारा। वो कह रहा है ना कि 2 दिन में दे देगा। तू बीच में मत बोल भैरो। तू चाय बेचता है, चुपचाप चाय बेच। मेरे और इसके बीच में सरपंच बनने की जरूरत नहीं है। तुम गरीबों की यही समस्या है। पहले उधार ले लेते हो, फिर चुकाने के समय एक दूसरे की झूठी तरफदारी करते हो। सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामचरण, तुम्हें पता है ना सेठ जी का नियम, समय पर पैसा नहीं मिला तो ब्याज सीधा दुगना हो जाता है। मुनीम जी, आप तो सेठ जी को समझाइए। मैं सच कह रहा हूँ, कल शाम तक मैं आधी रकम का इंतजाम कर लूंगा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ।
मेरे इस ठेले पर लात मत मारिए, यही मेरी रोजी रोटी है। कल सूरज ढलने से पहले मेरे घर पैसे आ जाने चाहिए रामचरण, वरना परसों सुबह तुझे इसी स्टेशन पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। चल मुनीम। सेठ गिरधारी लाल और उसका मुनीम पैर पटकते हुए वहां से चले गए। रामचरण सेठ के बात सुनकर उदास हो गया। भाई तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। तुम्हारी पूरी सब्जी में जो स्वाद है वो तुम्हारी ईमानदारी का फल है। ये लो मेरे खाने के पैसे, और ये 20 रुपए ऊपर से रख लो। नहीं बाबूजी, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेता हूँ। ये 20 रुपए आप वापस रख लीजिए। मेरी मजबूरी का मतलब ये नहीं कि मैं बिना मेहनत के पैसे लूं। भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं, मैं कल तक सेठ के पैसे अपनी कमाई से ही चुकाऊंगा। दोपहर के 2 बज चुके थे। दूर से आती सीटी की आवाज ने स्टेशन पर पसरी खामोशी को तोड़ दिया। मुंबई से आने वाली पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही डिब्बों से यात्रियों की भीड़ बाहर निकलने लगी। रामचरण ने अपनी उदासी को पीछे छोड़ते हुए अपने ठेले के पास खड़े होकर आवाज लगानी शुरू कर दी। आइए बाबूजी, गरम गरम पूरी और आलू की तीखी सब्जी, एकदम ताजा और शुद्ध तेल की बनी पूरी सब्जी। अरे भाई जल्दी से 2 प्लेट पूरी सब्जी लगा दो, ट्रेन सिर्फ 5 मिनट ही रुकती है, जल्दी करना। जी बाबूजी, अभी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म परोसता हूँ। रामचरण फुर्ती से पत्तलों में पूड़ियां और सब्जी डालकर यात्री को देने लगा। तभी पीछे से कुछ युवक दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आए और ठेले से टकरा गए, जिसके कारण रामचरण की आधी कढ़ाई का तेल और आलू की सब्जी जमीन पर बिखर गई। अरे अरे, संभल कर भाई, सामने देखकर चलो, गरम कढ़ाई है यहाँ। क्यों रे अंकल, तू हमें चलना सिखाएगा? तेरा ठेला बीच रास्ते में क्या कर रहा है? तुझे दिखता नहीं कि हम जल्दी में हैं? तभी भैरू अपनी चाय की टपरी से उठकर वहां आया। खबरदार, जो किसी ने रामचरण भाई की ठेले को हाथ भी लगाया। तुम लोग बाहर से आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हो। सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। अरे छोड़ो यार, इनके मुंह क्या लगना। चलो यहाँ से, वरना ट्रेन छूट जाएगी। रामचरण हताश हो गया। उसकी आधी कढ़ाई का तेल और आलू की सब्जी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। रामचरण भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मेरी चोट की चिंता मत करो भैरो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। इतने सारे आलू, तेल और मसाले सब बर्बाद हो गए। अब मैं शाम तक गिरधारी सेठ को पैसे कैसे दूंगा? मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। हिम्मत रखो भाई, जो नुकसान होना था वो हो गया। अभी शाम की एक और ट्रेन आना बाकी है। थोड़े और आलू उबालो, मैं तुम्हें अपनी दुकान से थोड़ा तेल दे देता हूँ। हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भैरो, लेकिन मैं तुम्हारी मुफ्त की मदद कैसे लूं? पहले ही मुझ पर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो गिरधारी मेरा ठेला छीन लेगा। रामचरण ने अपने पास बची थोड़ी सी जमा पूंजी निकाली और पास के किराना दुकान से कुछ आलू और आटा खरीद लाया। तभी प्लेटफॉर्म पर साफ सुथरे कपड़ों में एक बुजुर्ग सज्जन आकर बैठे। उनके साथ एक भारी सूटकेस था। वे काफी थके हुए और बीमार लग रहे थे। रामचरण तुरंत अपने ठेले से एक साफ ग्लास में ठंडा पानी लेकर उनके पास पहुंचा। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और चक्कर आ रहे थे। दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए थोड़ी सी गरम पूड़ी और सादी आलू की सब्जी ले आऊं? ज्यादा तीखी नहीं है, पेट के लिए सही रहेगी। हाँ भाई, जरूर ले आओ। इस उम्र में सफर करना बहुत भारी पड़ता है, और फिर इस स्टेशन पर तो खाने पीने की कोई अच्छी दुकान भी नहीं दिख रही। रामचरण दौड़कर अपने ठेले पर गया और पत्तल में ताजी फूली हुई पूड़ियां और सब्जी सजाकर ले आया। बुजुर्ग सज्जन ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। पूड़ी का पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वाह भाई, ऐसी स्वादिष्ट पूड़ी सब्जी तो मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। इसमें तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामचरण है बाबूजी। इसी स्टेशन पर पिछले कई सालों से पूरी सब्जी बेच रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं शहर से आया हूँ। मेरा नाम हरीश चंद्र है। मेरी शहर में एक बड़ी केटरिंग और भोजनालय की कंपनी है। मैं यहाँ पास के गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया था। अच्छा बाबूजी, जानकर बहुत खुशी हुई। आप आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं है। रामचरण भाई, तुम्हारी सब्जी के मसालों का संतुलन बहुत ही बेहतरीन है। आज के जमाने में जहाँ लोग मिलावट करते हैं, तुमने इतनी शुद्धता कैसे बरकरार रखी है? बाबूजी, मैं इसे सिर्फ धंधा नहीं मानता। मेरे लिए तो अन्न देवता है। जो भी मेरे ठेले पर आता है वो मेरा मेहमान होता है। बेईमानी करके कमाया हुआ पैसा कभी फलता फूलता नहीं है। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है रामचरण।
आज के समय में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बताओ, तुम्हारी इस एक प्लेट पूरी सब्जी के कितने पैसे हुए? बाबूजी, सिर्फ 15 रुपए। हरीश चंद्र ने 100 रुपए का नोट निकाला और रामचरण की तरफ बढ़ा दिया। ये लो रामचरण, बाकी के पैसे तुम रख लो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं सिर्फ 15 रुपए ही लूंगा। मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ। आप रुकिए, मैं आपको बाकी पैसे वापस लौटाता हूँ। ये देखकर हरीश चंद्र के दिल में रामचरण के लिए गहरी इज्जत पैदा हो गई। रामचरण, तुम्हारी ये खुददारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? तुम अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी में घिरे लगते हो। क्या बताऊं बाबूजी, हर गरीब की एक ही कहानी होती है, कर्ज और गरीबी। पत्नी की बीमारी के समय गांव के सेठ गिरधारी लाल से जो उधार लिया था, उसका ब्याज भरते भरते थक गया हूँ, पर मूल रकम वैसे की वैसी खड़ी है। कितना कर्ज है तुम्हारे सिर पर? 5,000 रुपए का मूल था बाबूजी, और 3,000 रुपए ब्याज के जोड़कर सेठ 8,000 मांग रहा है। आज शाम की मोहलत दी थी, अगर पैसे नहीं दिए तो कल सुबह मेरा ये ठेला छिन जाए। 8,000 रुपए के लिए वो तुम्हारी रोजी रोटी छीनेगा? ये तो सरासर अन्याय है। रामचरण, क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करना चाहोगे? शहर? बाबूजी, मैं तो गांव का अनपढ़ आदमी हूँ, शहर जाकर क्या करूंगा? मेरी दुनिया तो इसी स्टेशन और इस ठेले तक ही सीमित है। मेरा शहर में बहुत बड़ा भोजनालय का बिजनेस है, और वहां मुझे ऐसे ही हुनरमंद और सबसे बढ़कर ईमानदार आदमी की तलाश है जो मेरी रसोई संभाल सके। तुम्हारी पूरी सब्जी का स्वाद और तुम्हारी नीयत दोनों बेमिसाल हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज भी चुकता कर दूंगा। बाबूजी, आपका ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर अपना ये पुराना ठेला और इस गांव का स्टेशन छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत कठिन है। इस मिट्टी से मेरा बरसों पुराना नाता है। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ रामचरण। मैं कल दोपहर की ट्रेन से शहर वापस लौटूंगा, तब तक तुम फैसला कर लो। ये मेरा कार्ड रख लो। कार्ड देकर हरीश चंद्र वहां से चले गए। रात के 9 बज चुके थे और स्टेशन पर सन्नाटा छा गया था। रामचरण अपने ठेले का सामान समेटकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी स्टेशन के बाहर 2 भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सेठ गिरधारी लाल अपने 2 आदमियों के साथ प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुए। क्यों रे रामचरण, सूरज ढल चुका है पर तेरे पैसे अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचे। क्या इरादा है? सेठ जी, दोपहर में स्टेशन पर कुछ लड़कों की वजह से मेरी कढ़ाई का तेल और सब्जी सब गिर गई। आज भारी नुकसान हो गया सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। बहाने बनाने में तो तू उस्ताद है, हर बार नया नाटक। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मेरी सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। गिरधारी ने अपने आदमियों को इशारा किया। आदमियों ने रामचरण के ठेले का सारा सामान जमीन पर गिरा दिया। अरे सेठ जी, दया कीजिए, मेरा ठेला मत तोड़िए, यही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। समय खत्म हो गया रामचरण। कल सुबह 8 बजे तक अगर 8,000 रुपए नगद मेरी चौखट पर नहीं पहुंचे तो ये ठेला मेरा होगा। भैरव अपनी दुकान बढ़ा रहा था। ये सब देखकर वो दौड़ता हुआ आया और रामचरण के आगे खड़ा हो गया। सेठ जी, ये सरासर जुल्म है। एक गरीब आदमी पर इतना अत्याचार मत कीजिए। सेठ गिरधारी लाल अपने आदमियों के साथ हंसता हुआ चला गया। रामचरण रोने लगा। रामचरण भाई, अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। दोपहर को जो शहर के बाबूजी आए थे, वे तुम्हें शहर ले जाने की बात कर रहे थे ना? हाँ भैरों, पर अपना गांव और ये स्टेशन छोड़कर कैसे जाऊं? यहाँ मेरी आधी जिंदगी बीती है। गांव से बड़ी तुम्हारी इज्जत है भाई। अगर तुम यहाँ रहे तो गिरधारी तुम्हें बर्बाद कर देगा। शहर जाओ, मेहनत करो और अपने पैर जमाओ। भगवान ने तुम्हारे लिए नया रास्ता खोला है। जिसके बाद रामचरण अपना ठेला लेकर घर पहुंचा। रामचरण घर में उदास बैठा था। तभी उसकी नजर कोने में रखी अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसकी बीमारी के इलाज के लिए ही उसने सेठ से कर्जा लिया था। आज वो इस दुनिया में नहीं थी। देख रही हो ना, आज मेरी मेहनत और ईमानदारी भी मुझे सेठ के जुल्म से नहीं बचा पा रही है। अगर कल सुबह तक 8,000 रुपए नहीं दिए तो वे मेरा ठेला छीन लेंगे। जिस पूरी सब्जी के दम पर मैंने तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम किया था, वही सहारा अब मुझसे छूट रहा है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी जेब से हरीश चंद्र का कार्ड निकाला। नहीं, मैं सेठ के आगे घुटने नहीं टेकूंगा।
मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। हरीश चंद्र बाबू ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं शहर जाऊंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा और पाई पाई चुकता करके अपनी इज्जत वापस पाऊंगा। अगली सुबह रामचरण एक छोटे से कपड़े की पोटली लेकर अपने ठेले के पास पहुंचा। वे शहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी वहां भैरों आ पहुंचा। रामचरण भाई, लगता है तुमने शहर जाने का मन बना लिया है। हाँ भैरो, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। चिंता मत करो भाई, तुम बस शहर जाकर अपना नाम रोशन करो। भगवान तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर देगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। हरीश चंद्र अपना सूटकेस लिए प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि रामचरण जरूर आएगा। तभी दूर से रामचरण कंधे पर कपड़े की छोटी सी पोटली लटकाए धीरे धीरे चलता हुआ आया। आ गए रामचरण। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। जी बाबूजी, आपने इस गरीब पर जो भरोसा दिखाया है, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ शहर चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश रामचरण, ये तुम्हारा सही फैसला है। स्वाभिमान से जीने के लिए कभी कभी पुरानी जगह छोड़नी पड़ती है। चलो, ट्रेन आने ही वाली है। तभी दूर से सीटी बजाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद ट्रेन एक बहुत बड़े और चमकदार रेलवे स्टेशन पर रुकी। चारों तरफ शोर, लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। बाबूजी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, इतने सारे लोग। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है रामचरण। धीरे धीरे तुम्हें इस शहर की आदत हो जाएगी। चलो, मेरी कार बाहर खड़ी। वे स्टेशन से बाहर आए और एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर हरीश चंद्र के भोजनालय की ओर चल दिए। रामचरण, ये मेरी मुख्य रसोई है। यहाँ रोज सैकड़ों लोगों का खाना बनता है। कल से तुम्हें यहाँ काम शुरू करना है। तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम यहीं पीछे बने कमरे में कर दिया गया है। जी बाबूजी, मैं अपनी पूरी लगन से काम करूंगा। आप बस मुझे हुक्म दीजिएगा। शहर की सुबह गांव जैसी शांत नहीं थी। रामचरण सुबह जल्दी उठकर हरीश चंद्र बाबू की मुख्य रसोई में पहुंच गया। रसोई बहुत बड़ी थी, जहां आधुनिक चूल्हे, बड़े बड़े भगोने और कई कारीगर काम कर रहे थे। तभी भोजनालय का मैनेजर वीरेंद्र वहां आया। अच्छा, तो तुम ही हो रामचरण। हरीश चंद्र मालिक तुम्हें गांव से उठाकर लाए हैं। पर ध्यान रखना, ये शहर है, तुम्हारा गांव का स्टेशन नहीं। यहाँ काम में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी मैनेजर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे बस काम समझा दीजिए। आज दोपहर के केटरिंग ऑर्डर के लिए 50 किलो आलू की सब्जी और 1000 पूरियां बनानी है। हमारे मुख्य शेफ छुट्टी पर हैं। अगर खाना समय पर नहीं बना तो मालिक का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या तुम ये संभाल सकते हो? जी साहब, आप बेफिक्र रहिए। पूरी और सब्जी बनाना तो मेरा सालों पुराना हुनर है। मैं अकेले ही सब तैयार कर दूंगा। चलो देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। रामचरण ने बिना वक्त गवाए काम शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े बर्तनों में आटा गूंथना शुरू किया। उसकी उंगलियों में बरसों का अनुभव था। उसने मसालों का सही तालमेल बिठाकर बड़ी कढ़ाई में आलू की सब्जी पकने चढ़ाई। जैसे जैसे सब्जी उबलने लगी, उसकी सौंधी और लजीज महक पूरी रसोई में फैलने लगी। वाह रामचरण भाई, क्या महक आ रही है। शहर के बड़े से बड़े होटल में भी ऐसी खुशबू नहीं आती। ये सब ताजे मसालों और सही आंच का कमाल है भाई। दिल से बनाया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। दोपहर को जब हरीश चंद्र भोजनालय पहुंचे तो उन्होंने खुद जाकर रसोई का जायजा लिया। वीरेंद्र, आज के ऑर्डर की क्या स्थिति है? सब समय पर तैयार हो गया? जी मालिक, इस नए बंदे रामचरण ने अकेले ही पूरा काम संभाल लिया और सब्जी का स्वाद तो इतना कमाल का है कि ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सुनकर हरीश चंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीतते वक्त के साथ रामचरण का हुनर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनने लगा। हरीश चंद्र के भोजनालय की पूरी सब्जी का स्वाद इतना मशहूर हो गया कि दूर दूर से लोग केवल रामचरण के हाथों का बना खाना खाने आने लगे। जो भोजनालय पहले सामान्य मुनाफा कमाता था, अब वहाँ हर वक्त ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती थीं। एक दिन शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति सेठ धर्मदास अपनी पोती के जन्मदिन का बड़ा केटरिंग ऑर्डर देने के लिए हरीश चंद्र के दफ्तर पहुंचे। हरीश चंद्र जी, आपके यहाँ की पूरी सब्जी का जायका मैंने हाल ही में एक पार्टी में चखा था। मेरी बीवी और पूरे परिवार को वो स्वाद बहुत पसंद आया। मुझे अपनी ग्रैंड पार्टी के लिए वही शेफ चाहिए। सेठ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो जादू हमारे रामचरण के हाथों का है। वही आपकी पार्टी का पूरा खाना तैयार करेगा। बहुत बढ़िया। अगर खाना मेरी उम्मीद के मुताबिक बना तो मैं रामचरण को मुंह मांगा इनाम दूंगा।
उसी शाम जब काम खत्म हुआ तो हरीश चंद्र ने रामचरण को अपने दफ्तर में बुलाया। रामचरण, तुम्हारी मेहनत और लगन से आज मेरा बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ये लो तुम्हारी पहली महीने की तनख्वाह। हरीश चंद्र ने 10,000 रुपए रामचरण के हाथ में थमा दिए। रामचरण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। मालिक, इतने सारे पैसे, ये तो बहुत ज्यादा हैं। ये तुम्हारी मेहनत का फल है रामचरण। और हाँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो भी पूरा कर रहा हूँ। ये लो 8,000 रुपए अलग से, ये तुम्हारा एडवांस है। मालिक, ये 8,000 रुपए? हाँ रामचरण, ये पैसे लेकर कल ही अपने गांव जाओ और उस लालची गिरधारी सेठ का पूरा कर्जा चुकता कर दो। आप मेरे लिए इंसान नहीं भगवान बनकर आए हैं मालिक। आपने मेरी खोई हुई इज्जत मुझे वापस लौटा दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ईमानदार इंसान की मदद करना धर्म होता है रामचरण। कल सुबह की ट्रेन से अपने गांव जाएं और सेठ का मुंह बंद करके आओ। सुबह की पैसेंजर ट्रेन जब शांतिपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो रामचरण ने एक लंबी सांस ली। कंधे पर पोटली टांगे और जेब में सेठ का पूरा कर्ज लिए वो सीधे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। तभी टपरी पर चाय उबालते भैरव की नजर उस पर पड़ी। अरे रामचरण भाई, तुम आ गए इतने दिनों बाद। शहर का हाल कैसा है? सब ठीक तो है ना? भैरव, ईश्वर की कृपा से और हरीश चंद्र बाबू के आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया चल रहा है। आज मैं अपने सिर से बरसों का बोझ उतारने आया हूँ। क्या मतलब? क्या तुम सेठ गिरधारी का पैसा ले आए हो? हाँ भाई, पाई पाई चुकाने आया हूँ। आज मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। चलो मेरे साथ, आज पूरे गांव के सामने हिसाब होगा। दोनों सीधे सेठ गिरधारी लाल की हवेली के बाहर पहुंचे। सेठ अपने बरामदे में बैठा हुआ था। रामचरण को सामने खड़ा देख उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। वाह रे रामचरण, शहर भागकर भी तो बच नहीं पाया। आखिरकार मेरी चौखट पर गिड़गिड़ाने वापस आ ही गया। बोल, मेरा ठेला कहाँ है? सेठ जी, मैं गिड़गिड़ानी नहीं, आपका हिसाब चुकता करने आया हूँ। मुनीम जी, जरा अपना खाता खोलिए और बताइए मेरा कुल कितना ब्याज और मूल बकाया था। क्या हिसाब चुकाएगा? तू गरीब पूरी वाला 8,000 रुपए कहाँ से लाएगा? कहीं चोरी चकारी तो नहीं करने लगा शहर में? रामचरण गरीब जरूर है सेठ जी, पर चोर नहीं। ये मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। पूरे 8,000 रुपए हैं, गिन लीजिए और मेरा बंधक रसीद मुझे वापस कीजिए। मुनीम ने कांपते हाथों से पैसे गिने और सेठ की तरफ देखा। सेठ गिरधारी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी अकड़ और लालच धूल में मिल चुके थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सेठ जी। आज के बाद अगर आपने किसी और गरीब को बेघर करने की कोशिश की तो शहर के कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सेठ का कर्ज चुकता करने के बाद रामचरण जब वापस रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गांव के कई किसान और मजदूर वहां इकट्ठे हो चुके थे। सबको खबर लग चुकी थी कि पूड़ी वाले रामचरण ने गिरधारी सेठ का पूरा कर्ज चुका दिया है। रामचरण, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। हमें गर्व है कि तुम हमारे शांतिपुर स्टेशन से जुड़े रहे हो। बाबूजी, ये सब आप लोगों के प्यार और ईश्वर की दया का फल है। मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ। रामचरण भाई, अब तो तुम्हारा कर्ज उतर गया। क्या तुम वापस यहीं अपनी पूरी सब्जी का ठेला लगाओगे? नहीं भैरोदा, हरीश चंद्र बाबू ने मुझ पर बहुत भरोसा जताया है। उन्होंने मुझे अपनी रसोई का मुख्य ठेकेदार बनाया है। मुझे शहर वापस जाना होगा, लेकिन ये स्टेशन हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। रामचरण बेटे, शहर जरूर जाओ, पर जब भी गांव आओ हमें अपनी वही सोंधी पूरी सब्जी जरूर खिलाना। तुम्हारे हाथ के स्वाद की कमी हमें हमेशा खलेगी। जी काका, जब भी गांव आऊंगा सब भाइयों के लिए खुद कढ़ाई चढ़ाऊंगा। खाना बेचना मेरा धंधा हो सकता है, पर अपनों को खिलाना मेरा धर्म है। कुछ ही देर में शाम की ट्रेन का वक्त हो चुका था। जाओ भाई, शहर में अपना नाम और बड़ा करो। जब भी फुर्सत मिले इस चाय वाले दोस्त को याद कर लेना। तुम्हें कभी भूल सकता हूँ भैरव? तुम तो मेरी मुश्किल दिनों की ढाल थे। शहर लौटने के बाद रामचरण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। कर्ज का बोझ उतर जाने से उसके काम में एक नया उत्साह और ताजगी आ गई थी। हरीश चंद्र ने रामचरण के हुनर और ईमानदारी को देखते हुए उसे भोजनालय की मुख्य रसोई का पूरा कार्यभार सौंप दिया। एक सुबह हरीश चंद्र मुस्कुराते हुए हाथ में एक बड़ा पत्र लेकर रसोई में दाखिल हुए। रामचरण, इधर आओ,
आज हमारे भोजनालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। शहर की खाद्य एवं उपभोक्ता समिति ने हमारे भोजनालय को वर्ष का सबसे शुद्ध एवं अच्छा खान पान संस्थान का पुरस्कार दिया है। मालिक, ये सब तो आपकी कृपा और हमारे सभी साथियों की कड़ी मेहनत का फल है। इसमें मेरा क्या योगदान? नहीं रामचरण, समिति के अधिकारियों ने विशेष रूप से तुम्हारी बनाई पूरी सब्जी और मसालों की शुद्धता की तारीफ की है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है कि आज के दौर में जहां हर जगह मिलावट का बोलबाला है, वहां तुम्हारा खाना स्वाद और स्वास्थ्य का अनोखा संगम है। रामचरण भाई, शुरुआत में मैंने तुम्हें गांव का अनपढ़ समझकर बहुत गलत आका था। आज तुम्हारी वजह से इस भोजनालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हो रहा है। मुझे अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी है। मैनेजर साहब, पुरानी बातों को भूल जाइए। आप तो बड़े हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी तो हरिश्चंद्र बाबू का नाम और ऊंचा होगा। रामचरण के इस बड़प्पन ने रसोई के हर कर्मचारी का दिल जीत लिया। जो हाथ कभी स्टेशन पर 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, आज वे सैकड़ों लोगों की भूख मिटाने के साथ साथ समाज में भरपूर सम्मान पा रहे थे। लेकिन समय के साथ हरीशचंद्र अब काफी बूढ़े हो चुके थे और अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा विश्राम लेना चाहते थे। एक शाम उन्होंने भोजनालय के सभी कर्मचारियों को एक सभा में आमंत्रित किया। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। उम्र के इस पड़ाव पर अब मुझ में इस विशाल भोजनालय को अकेले चलाने की शक्ति नहीं रही। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस भोजनालय का मुख्य अध्यक्ष किसी ऐसे इंसान को सौंपूं जो इसे केवल व्यापार न समझे बल्कि सेवा भाव से चलाए। सभा में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब सोच रहे थे कि शायद हरीशचंद्र बाबू किसी बड़े मैनेजर को ये जिम्मेदारी देंगे। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामचरण है। आज से इस भोजनालय के 50% शेयर और पूरी देखरेख का मालिकाना हक रामचरण का होगा। ये सुनते ही रामचरण की आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू छलक आए। वो दौड़कर मंच पर गया। नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण पूड़ी बेचने वाला गरीब आदमी हूँ। मैं इतना बड़ा भोजनालय कैसे संभालूंगा? तुम साधारण नहीं हो रामचरण। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें असाधारण बनाती है। धन तो कोई भी कमा सकता है, पर जो विश्वास तुमने जीता है वो अनमोल है। मुझे यकीन है कि तुम इस भोजनालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाओगे। कुछ महीनों बाद रामचरण ने अपनी सफलता का पहला कदम उठाया। उसने अपने शांतिपुर गांव के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा और आधुनिक मुफ्त भोजनालय शुरू करवाया, जहां गरीब मुसाफिरों और मजदूरों को रोज गर्मा गर्म पूरी सब्जी और साफ पानी दिया जाने लगा। उस भोजनालय की देखरेख की जिम्मेदारी उसने अपने पुराने दोस्त भैरव को सौंपी। देखा रामचरण भाई, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। सच कहा भैरव, इंसान का वक्त बदल सकता है पर उसकी नीयत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज भी इस मिट्टी की खुशबू मेरे लिए दुनिया के हर ऐशो आराम से बड़ी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।